यह घटना 25 जून 2025 की है। कोलकाता के साउथक लॉ कॉलेज की एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ जो हुआ, उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार हुआ हो। दरअसल जो हुआ वो एक डिजा व्यू जैसा था। एक डर, एक गुस्सा जो पहले भी इस शहर ने झेला है, फिर से लोगों के दिलों में उतर आया। उस दिन जब यह खबर बाहर आई तो हर कोई सन्न रह गया। लोग पूछने लगे, फिर वही कहानी? क्योंकि यह केस कुछ वैसा ही था जैसा पिछले साल हुआ था। इतना समान कि अगर आपने पिछला केस फॉलो किया है तो शायद आप यह अंदाजा भी लगा सकते हो कि आगे क्या होगा। और अगर सच्ची बात कहूं तो यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक आईना है हमारे सिस्टम का, उस सड़ चुके ढांचे का जिसमें पावर, पोजीशन और पॉलिटिक्स मिलकर सच्चाई को छुपाने का हर तरीका अपनाते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। अफवाहें हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, तो कोई कहता है इतना तो चलता है। लेकिन क्या इतना सच में चल जाना चाहिए? यही तो डरावनी बात है, क्योंकि इस केस की जड़ें भी उसी पावर गेम में हैं जहां सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आपको याद है ना पिछले साल आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का केस? वहां भी कुछ इसी तरह की चीजें हुई थी। प्रिंसिपल ने कोशिश की थी सब कुछ ढकने की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब फिर वही कहानी, वही स्क्रिप्ट, बस किरदार नए हैं। लोग कह रहे हैं क्या हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं? और शायद हां, क्योंकि जब सिस्टम खुद पीड़िता के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो इंसाफ सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। तो चलो पूछते हैं, कब तक हम हर साल ऐसे ही एक नया केस सुनेंगे और फिर चुप हो जाएंगे? कब तक हमारी बेटियों की आवाज दबाई जाएगी किसी कॉलेज की इमेज बचाने के लिए? दोपहर का करीब 3:30 बजा था। एक 24 साल की फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट जो साउथक टाटा लॉ कॉलेज की स्टूडेंट थी, कॉलेज पहुंची। उसका नाम कहीं पब्लिक नहीं किया गया है, और सही भी है, क्योंकि इंडियन लॉ के तहत किसी भी पीड़िता की पहचान उजागर करना कानूनी अपराध है। वो लड़की कॉलेज सिर्फ एक छोटा सा काम निपटाने आई थी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने। हर स्टूडेंट को एग्जाम से पहले यह फॉर्म सबमिट करना होता है। यह उसके लिए एक नॉर्मल दिन था, बस एक और दिन, एक छोटा सा काम। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, रुको जरा, कुछ बात करनी है। लड़की को लगा शायद कुछ कॉलेज वर्क होगा, शायद कोई फॉर्म से जुड़ा सवाल होगा। उसे क्या पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। शाम तक कॉलेज में अंधेरा गहराने लगा था। 7:30 बजे का वक्त रहा होगा। कैंपस अब खाली होने लगा था, लेकिन उसी दौरान 3 लोग, मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी, उस लड़की को गार्ड रूम की तरफ ले गए। ये गार्ड रूम कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर है, स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के पास। एक ऐसी जगह जिसे स्टूडेंट्स आमतौर पर सेफ जोन मानते थे, लेकिन उस दिन वही रूम एक डरावना लॉकअप बन गया। मनोजीत मिश्रा, जिसकी उम्र अब 31 साल है, इस कॉलेज का एक पुराना स्टूडेंट और टेम्पररी नॉन टीचिंग स्टाफ था। बताया जाता है कि पहले वह कॉलेज में फीमेल राइट्स की आवाज उठा चुका है, और शायद इसी वजह से उसे इस रूम की चाबी भी दी गई थी। लेकिन वही मनोजीत इस केस का मुख्य आरोपी निकला। टेस्टिमोनी के अनुसार मनोजीत ने पहले उस लड़की से कुछ बातें करनी चाहिए। उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने अपने प्यार का जिक्र किया, मुझे जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूं। लेकिन मनोजीत का घमंड शायद ना सुनने की आदत नहीं रखता था। उसका इनकार उसके अहंकार को चुभ गया। फिर जो हुआ वो डरावना था। लड़की की गवाही के मुताबिक मैंने उसके पैर तक छुए, हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो नहीं माना। उसने जबरन उस लड़की को कमरे के अंदर बंद किया और कपड़े फाड़ डाले, और फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे ना कहा था। अब आप सोचिए, एक लड़की जो अपने फॉर्म भरने आई थी, जिसके दिमाग में कोई डर नहीं था, जो कॉलेज को एक सुरक्षित जगह मानती थी, उसी के साथ ऐसा कांड होता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना हक जताया, अपनी मर्जी रखी।
अब एक बात बहुत क्लियर है, इस वीडियो का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, ना ही किसी की इज्जत उछालना है। हम सिर्फ सच्चाई रख रहे हैं। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के अनुसार हम पीड़िता का नाम नहीं लेंगे, किसी प्रकार का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे और बस वही बताएंगे जो अदालत में टेस्टिमनी के तौर पर सामने आया है। लेकिन हां, एक सवाल सबके मन में उठता है, क्या इस देश में ना कहना इतना बड़ा अपराध है? क्यों हर बार इन लड़कियों को ही खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है? क्यों हमारे कॉलेज कैंपस जो पढ़ाई की जगह है अब डर की जगह बनने लगे हैं? इस केस में सच क्या है, कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन सवाल तो आज ही पूछे जाएंगे, वरना फिर से ऐसा ही कुछ होगा और हम फिर सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। उस वक्त रूम के बाहर जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी खड़े थे, दोनों साउथक टाटा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स। लेकिन बाहर खड़े होकर ये किसी मदद के इंतजार में नहीं थे, ये निगरानी कर रहे थे, जैसे किसी फिल्मी सीन में कोई गुंडे का आदमी बाहर खड़ा हो और अंदर हो रही गंदगी की पहरेदारी कर रहा हो। इन दोनों ने ना सिर्फ मनोजीत को रोका नहीं, बल्कि जिस तरह से बाहर खड़े थे, ऐसा लगा जैसे उन्होंने पूरे माहौल को उसके लिए सेफ जोन बना दिया हो। उन्होंने इस दरिंदगी को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि उसमें परोक्ष रूप से साथ दिया। और सबसे खौफनाक बात, इस पूरे वाकये की 90 सेकंड की एक क्लिप उनके ही फोन से रिकवर हुई, जो बाद में पुलिस ने सीज कर ली। आप सोच सकते हैं, क्या उस लड़की ने कोई कोशिश नहीं की होगी खुद को बचाने की? बिल्कुल की थी। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की थी। उसने चिल्लाया, हाथ पैर मारे, यहां तक कि रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनोजीत और उसके साथियों की क्रूरता के सामने उसकी सारी ताकत नाकाफी साबित हुई। उसने बताया कि उसे हॉकी स्टिक से मारा गया। उसके गले, छाती और शरीर पर खरोंचें और बाइट मार्क्स तक थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे पैनिक अटैक हुआ। उसकी सांसें फूलने लगीं और उसने प्लीज मेरा इनहेलर दे दो कहकर मदद मांगी। उन दरिंदों ने इनहेलर तो पकड़ा दिया, लेकिन कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी। मतलब इंसानियत का नाम तक नहीं छोड़ा उन्होंने। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कॉलेज के उस हिस्से में कोई और नहीं था? कोई गार्ड, कोई टीचर? दरअसल गार्ड रूम के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। पिनाकी बनर्जी नाम है उसका। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, न कॉलेज प्रशासन को खबर दी, न पुलिस को कॉल किया। बस आंखें मूंद लीं, जैसे कुछ देखा ही ना हो। और यह सिलसिला चलता रहा। रात के करीब 10:50 तक, पूरा 3 घंटे तक वही टॉर्चर, वही खामोशी, वही डर। काम पूरा होने के बाद उन्होंने उस लड़की को उसी गार्ड रूम में ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे वो कोई सामान हो जिसे यूज करके फेंक दिया जाता है। और जाते जाते धमकी भी दी, अगर किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे, तेरे बॉयफ्रेंड और फैमिली को भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। बुरी तरह घायल और टूटी हुई हालत में भी जैसे तैसे वो रूम से बाहर निकली। उसका शरीर चल नहीं रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जिंदा थी। और इसी हिम्मत के सहारे उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। आप सोचिए, इतनी हैवानियत सहने के बाद भी वो चुप नहीं रही। अब सवाल ये उठता है, ये लोग थे कौन? क्यों उन्हें कानून, कॉलेज अथॉरिटी या समाज का कोई डर नहीं था? क्या वाकई ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे, जैसा कि मीडिया में कहा जा रहा है? और अब अगर बात करें आरोपियों की, तो पहला नाम है मनोजीत मिश्रा, उम्र 31 साल। वो साउथक लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है, जो इस वक्त अलीपुर कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। इतना ही नहीं, वो कॉलेज में नॉन टीचिंग टेम्परेरी स्टाफ भी रह चुका है। जो आदमी कभी महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाता था, आज उसी पर ऐसे जघन्य आरोप हैं। मनोजीत मिश्रा को कॉलेज में सिर्फ 45 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, लेकिन उसका रुतबा किसी परमानेंट स्टाफ से कहीं ज्यादा था। वो पहले तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का लीडर भी रह चुका है और उसके सोशल मीडिया पर कई फोटो टीएमसी के बड़े नेताओं के साथ पहले भी पोस्ट हुए हैं, जो अब वायरल भी हो रहे हैं।
लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में पहुंचा, टीएमसी ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। पार्टी का बयान आया, मनोजीत का 2022 से हमारे संगठन में कोई पद नहीं है और अब वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। मगर पुलिस के मुताबिक ये कोई नई हरकत नहीं थी मनोजीत के लिए। उसके अंदर महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न की प्रवृत्ति पहले से ही देखी गई थी। वो पहले भी फीमेल स्टूडेंट्स को परेशान कर चुका है और अपने राजनीतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल करता रहा है। इस केस में दूसरा नाम है जैब अहमद, जो 19 साल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। वो पहले से ही मनोजीत के साथ पार्टी इवेंट्स में देखा जाता था। पुलिस कहती है कि जैब को इस अपराध में घसीटा गया, यानी वो आसानी से मनोजीत के प्रभाव में आ गया। तीसरा आरोपी है प्रमित मुखर्जी, उम्र 20 साल, जो सेकेंड ईयर में पढ़ता है। यही वो लड़का है जो गार्ड रूम के बाहर खड़ा था और मनोजीत की वो 90 सेकंड वाली क्लिप रिकॉर्ड करने में उसकी मदद कर रहा था। इन दोनों पर भी ये आरोप है कि उन्होंने पहले भी कॉलेज में इसी तरह की हरकतें की हैं। कई स्टूडेंट्स ने बताया कि ये तीनों लड़के कॉलेज में एक तरह की दादागिरी करते थे। कोई इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, और खासकर मनोजीत मिश्रा, जो ग्रेजुएट हो चुका था। लेकिन फिर भी कॉलेज के हर फैसले, हर अफेयर में गहरी घुसपैठ बनाए हुए था। लोग उससे पूछे बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते थे, पर सच्चाई ये थी कि वो कॉलेज को एक अनऑफिशियल डॉन की तरह चला रहा था। स्टूडेंट्स के बीच उसका नाम एक खौफ बन चुका था। एक लड़की ने बताया, वो लड़कियों की चुपचाप तस्वीरें खींचता था, धीरे धीरे उन्हें टच करने लगता था। कई बार सीनियर्स को उसकी गोद में बैठने के लिए कहता था, और हम कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वो पावरफुल था और हम सब जानते थे कि उससे पंगा लेना क्या मतलब रखता है। कई बार तो वो खुद लड़कियों की गोद में बैठता था। ये सब खुलेआम होता था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। एक और स्टूडेंट ने बताया, जब हम लौट रहे थे, वो सीनियर लड़कियों से कह रहा था, आजा मेरी गोद में बैठ जा, डर मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। और सब हंस रहे थे, लेकिन वो हंसी डर से भरी होती थी। मनोजीत की ये हरकतें यहीं तक नहीं रुकी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उसने पहले लोगों के सर तक फोड़ दिए हैं और इस तरह की हिंसक घटनाएं पहले भी होती रही हैं। कोलकाता में इसके खिलाफ पहले से कई एफआईआर्स दर्ज हैं, यानी ये कोई अचानक उठा अपराध नहीं है। ये उस लंबे समय से बढ़ती छूट, पॉलिटिकल कनेक्शन और सिस्टम की चुप्पी का नतीजा है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो पॉलिटिकली सिक्योर था। मनोजीत मिश्रा, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, उसे तृणमूल कांग्रेस का ऐसा सपोर्ट मिला हुआ था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। छोड़ना भाई, वो पार्टी वाला है, कुछ भी कहोगे तो उल्टा फंस जाओगे, ऐसा कहते थे कॉलेज के बच्चे। चौथा आरोपी पिनाकी बनर्जी, उम्र 55 साल, कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड, जिसका काम था कॉलेज कैंपस को सुरक्षित रखना। वही गार्ड जो गार्ड रूम के ठीक बाहर खड़ा था जब यह पूरी दरिंदगी हो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, न किसी को बुलाया, न लड़की की मदद की। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो साफ दिखा, वो वहीं खड़ा था, सब देख रहा था, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसी वजह से उसे भी गिरफ्तार किया गया, लापरवाही के आरोप में। पुलिस का कहना है कि पिनाकी ने या तो जानबूझकर सब अनदेखा किया या फिर इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई कि एक जान पर बनाई। 26 जून 2025 को लड़की ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर कस्बा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया और इसके बाद कोलकाता पुलिस ने वक्त गंवाए बिना एक्शन लिया। मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को उसी दिन शाम 7:30 बजे तालबागान क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। प्रमित मुखर्जी को अगले दिन सुबह उसके घर से पकड़ लिया गया। तीनों के मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए गए और उन फोनों से ही मिली वो 90 सेकंड की वीडियो क्लिप, जिसने इस पूरे केस की सच्चाई को सामने ला दिया। यानी अब न सिर्फ पीड़िता की बात थी, बल्कि उसका सबूत भी था, वीडियो सबूत। और फिर 28 जून को गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी अरेस्ट किया गया। कोलकाता पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीर मानते हुए 5 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है।
एसआईटी ने क्राइम सीन को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है, जैसे कि बालों के स्ट्रैंड्स, खून के निशान और वो हॉकी स्टिक जिससे लड़की को मारा गया था। सीसीटीवी फुटेज जो दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक रिकॉर्ड हुआ था, उसने लड़की की हर बात की पुष्टि की। कैसे उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में घसीटा गया और कैसे वहां से कोई बाहर नहीं आया 3 घंटे तक। मेडिकल एग्जामिनेशन जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसमें भी यह बात साबित हो गई। उसके शरीर पर फोर्सफुल बाइट मार्क्स, गले पर खरोंचें और हिंसा के कई निशान मिले। जो भी उसने अपनी पहली स्टेटमेंट में लिखा था, अब हर चीज का फिजिकल सबूत सामने था। अब तक यह केस एक लड़की को इंसाफ दिलाने का होना चाहिए था। इस बात का होना चाहिए था कि कैसे एक कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हुई और सिस्टम सोता रहा। लेकिन अब कुछ मीडिया हाउसेस इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं। कुछ लोग आरोपियों की पुरानी पार्टी से नाता जोड़कर असल मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। पर हमें नहीं भूलना चाहिए, यह केस किसी की पॉलिटिक्स का नहीं है। यह एक लड़की की टूट चुकी जिंदगी का केस है। यह उसके साहस की कहानी है और उस सिस्टम की असफलता जो उसे बचा नहीं सका। और अगर आज हम भी खामोश रहे तो शायद अगली बार कोई और लड़की अकेली रह जाएगी, बिना आवाज, बिना मदद और शायद बिना इंसाफ के। पर जितना बड़ा यह केस था, उतनी ही तेजी से यह एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल गया। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर टीएमसी पर इल्जाम लगाया कि वो मनोजीत मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर्स ने पुराने फोटो सामने रखे जिनमें मनोजीत कुछ बड़े टीएमसी नेताओं के साथ दिख रहा था। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता, अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। यह मामला हमें R.G. मेडिकल कॉलेज के उस भयानक केस की याद दिलाता है। लेकिन इसके जवाब में टीएमसी ने बयान जारी किया, हम इस समय सर्वाइवर के साथ खड़े हैं। हमारा मनोजीत मिश्रा से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इस केस को राजनीतिक रंग न दें। यह वक्त है सख्त कार्रवाई की, न कि राजनीति की। इस केस ने कोलकाता की सड़कों पर गुस्सा उबाल दिया। स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने भी कोलकाता पुलिस से टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। कॉलेज की क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं। कैंपस को एक क्राइम सीन के रूप में सील कर दिया गया है। और सबसे हिला देने वाली बात, लड़की को दोबारा उसी रूम में ले जाकर उस रात की पूरी क्राइम सीन रिक्रिएट करवाई गई। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी उसके लिए, उस जगह दोबारा खड़ा होने के लिए। तीनों आरोपी मनोजीत, जैब और प्रमित और गार्ड पिनाकी बनर्जी पर भी अब आधिकारिक चार्जेस लग चुके हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, यह केस सिर्फ एक घटना नहीं है। R.G. केस और साउथक लॉ कॉलेज का यह हादसा दोनों हमें एक ही सवाल बार बार पूछने पर मजबूर करते हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? दोनों मामलों ने साफ दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी को लेकर एक गहरी समस्या है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अब यह देखना बाकी है कि क्या यह पूरा प्लान पहले से बनाया गया था? क्या और भी लोग इसमें शामिल थे? लेकिन इस पूरे केस में जो बात सबसे ज्यादा खलती है वो है पब्लिक का रवैया। मैंने बहुत जगह यह देखा, लोग आज भी लड़की को ही दोष दे रहे हैं। यहां तक कि जब पुलिस ने साफ कह दिया कि यह केस पूरी तरह सही है, तब भी कुछ लोग लड़की की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वो वहां गई ही क्यों थी? शायद उसने ही कुछ किया होगा। ऐसी बातें वो लोग कह रहे हैं जिनके दिलों से इंसानियत खत्म हो चुकी है। इसलिए एक बार फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूं, जब तक हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, लड़कियां न सड़कों पर, न कॉलेज में, न हॉस्पिटल में, न ऑफिस में और न ही अपने घरों में सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर आप यहां तक रुके हैं तो शुक्रिया, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह हमारी जिम्मेदारी का आईना था। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सुने जाने लायक थी तो इसे शेयर करें ताकि और लोग सोचने पर मजबूर हों। हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही अनसुनी, अनकही सच्चाई के साथ।
तब तक स्टे अवेयर, स्टे सेफ और कभी भी अन्याय को नजरअंदाज मत करो। हम सिर्फ कहानी नहीं दिखाते, हम सिस्टम की आंखें खोलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।